धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक सिर खुजलाने वाली खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसके जरिए मैं अपने आप को यानी कि खुद को एक राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाला पत्रकार साबित करने की कोशिश करूंगा और आप बोर हो जाइएगा कि ये क्या दिखा रहा है। बात करने जा रहा हूं नीतीश कुमार की। आदित्यनाथ योगी ने 2 कदम उठाए। आनंद विहार में जुटे मजदूरों को ले जाने के लिए बसेज लगवा दी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको बिहार में नहीं घुसने दिया, बॉर्डर पे ही रोक लिया। इसके बाद दूसरा कदम उठाया आदित्यनाथ योगी ने कि राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हजारों छात्रों को निकालने के लिए बसें लगवा दी। फिर नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया और कहा कि ये तो अन्याय है लॉकडाउन के खिलाफ। तो ये पूरा मामला उभर क्या रहा है? बीजेपी इधर ये कर रही है, नीतीश कुमार उधर वो कर रहे हैं। इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? आखिर नीतीश कुमार आदित्यनाथ योगी की तरह क्यों नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं? या बीजेपी अगर ये कर रही है तो इससे नीतीश कुमार को क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो रही हैं? और क्या बीजेपी जो है जिसके भी साथ मिलके काम करती है, जहां जहां उसका इतिहास रहा है, वो वहीं पे उसको पटखनी देती है। तो ये सब करके क्या बीजेपी नीतीश कुमार को पटखनी देने जा रही है? बहुत सारे पहलू हैं। मैंने 5 पहलू, जैसा मैंने बताया, सर खुजलाने वाली खबर है जिसमें मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मैं राजनीति में पकड़ रखने वाला बहुत बढ़िया पत्रकार हूं। और आप कहेंगे इसने क्या कहानी सुना दी, हमारी तो कुछ समझ आई नहीं है। तो सीधे सीधे चलते हैं पहले पहलू की तरफ। तो पहले पहलू में बात कर लेते हैं कि जो आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं वो नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको खबर में बताया कि आदित्यनाथ योगी ने आनंद विहार में जुटी हुई भीड़ को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, उनके जिलों तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करवा दी। इसके अलावा दूसरी खबर मैंने आपको बताई कि राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए बसों की व्यवस्था करा दी। ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो उनकी निकल के आती है वो ये, क्योंकि वो पहले ही विरोध कर चुके हैं। तो अब आदमी को लगता है कि यार मैंने पहले विरोध कर दिया, अब अगर मैं भी व्यवस्था करूं कोटा में फंसे हुए बिहार के हजारों छात्रों को निकालने के लिए या दूर दराज के और ज़िलों में और राज्यों में फंसे हुए बिहार के मजदूरों को लाने के लिए, तो ये होगा कि मैं कह के फिर पलट गया तो मेरे पे जो पलटू राम वाला ठप्पा लगा हुआ है वो और गाढ़ा हो जाएगा। तो एक मजबूरी उनकी ये हो सकती है। दूसरी मजबूरी उनकी ये हो सकती है साहब कि बिहार के पास इतना अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर नहीं हैं कि वहाँ से लोगों को यहाँ ले आएँ, सबकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद सबको क्वारंटाइन करें और बिहार के लोगों को बचा लें कोरोना फैलने से भी। ये नहीं कर सकते हैं। तीसरे, वो अपने आप को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाला नेता नहीं साबित करना चाहते हैं, साबित करने से रोकना चाहते हैं। कल को जब सवाल उठेगा तो यही कहा जाएगा कि भैया देखिए आदित्यनाथ योगी तोड़ सकते हैं, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। जबकि आदित्यनाथ योगी की तो 2 जिम्मेदारियाँ, एक तो भगवाधारी हैं और एक मठ के महंत हैं और संवैधानिक सीट पर भी बैठे हैं। बावजूद उसके उन्होंने लॉकडाउन तोड़ा। मैं तो ना किसी मठ का हूँ ना भगवाधारी हूँ, लेकिन मैंने अपनी संवैधानिक ड्यूटी को समझा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ था, इसलिए मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब उनके पास इससे ज़्यादा और कुछ बचता तो है नहीं, क्योंकि 2015 की तरह अब उनके पास चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी नहीं हैं। तो हो सकता है उनको कोई आइडिया नहीं सूझ रहा होगा, प्रशांत किशोर को भी बाहर कर चुके हैं। तो ये है उनकी मजबूरी कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ से खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब आप कहेंगे जलील वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई उर्दू में है, नहीं तो हम हिंदी में कह सकते हैं भाई अपमानित करने का कोई भी मौका ना छोड़ रहे बीजेपी वाले। जहां मौका दिखे है वहीं नीतीश कुमार को अपमानित करके छोड़े हैं। तो समझ लीजिए कोकर अपमानित कर रहे। तो पहले सीधे बात करते हैं कि आनंद विहार में जुटे मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था करा दी, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं कराई। इसके बाद पूरे बिहार के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल बना, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो हैं, लोग उसमें उनकी अच्छी खासी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि खूब उनको दबा के गरिया रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं कि देखो आदित्यनाथ योगी तुम्हारे से अच्छे हैं, उन्होंने अपने लोगों को उनके ज़िलों तक पहुँचाने के लिए बसें लगवा दी और तुम्हारे बस की ये भी नहीं हुआ कि तुम अपने लोगों को बसें लगवा कर बुलवा सकें। ये समझिएगा, इसका मतलब भी समझाएंगे। यानी कि बिहार में जो इमेज है नीतीश कुमार की, उसको डाउन करने की ये बीजेपी की तरफ से कोशिश है।
इसके पीछे अकेले आदित्यनाथ योगी का दिमाग नहीं हो सकता है साहब। सीधे सीधे मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिमाग यहां काम कर रहा है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी खुद अपने दम पर इस तरीके का फैसला लेकर मीडिया से नहीं बच सकते थे। मीडिया उनको क्रिटिसाइज जरूर करता, लेकिन मीडिया कुछ भी नहीं बोल रहा, उनकी तारीफ कर रहा साहब। उन्होंने बसें लगवा दी, उन्होंने कोटा में बसें लगवा दी। तो सीधा सीधा मान के चलिए कि इसके पीछे वो भी हैं। और वहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके साथ खड़े होने से नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। भले या वो प्रदेश में सरकार चला रहे हो, एक मंच पे दिखाई दे चुके हो, लेकिन पुरानी दुश्मनी अभी भी बाकी है। और नीतीश कुमार जो हैं इन सब के बावजूद बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, और कुछ ही महीने बाद वहाँ चुनाव है, तो इन सब के जरिए उनको डाउन करना। और बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती, यानी कि पर्दे के पीछे चेहरा ज़रूर आदित्यनाथ योगी का है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं ये दोनों, सीधा सा समझ लीजिए। यूपी की बसों के जरिए बिहार में सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और हर वर्ग को मैसेज दिया जा रहा है, छात्रों को भी और मजदूरों को भी। बताया जा रहा है कि देखो, जहां हमारी फुल फ्लैश सरकार है वहां हमारा सीएम बसें भेजकर छात्रों को भी बुलवा ले रहा है, मजदूरों को भी बुलवा रहा है, लेकिन हमारी बिहार में मजबूरी है भाई, हमें नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बसें तो उन्हीं के पास है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो उन्हीं के पास है। अगर हमारे यहाँ फुल फ्लैश सरकार होती तो हम यहाँ बिहार के लोगों को भी यूपी के लोगों की तरह उनके घरों तक पहुंचा देते। यानी कि ये भी जलील करने का एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा लगता है। क्योंकि अब थोड़ा दस्तावेजी रूप में देख लीजिए, आंकड़ों के जरिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बिहार से आते हैं, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार से आते हैं, गिरिराज सिंह जैसे बड़बोले और 2 मिनट में पाकिस्तान का वीजा देने वाले मंत्री भी बिहार से आते हैं, और इसके अलावा कई और मंत्री बिहार से हैं। लेकिन आप देखेंगे कोरोना के चलते जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें फेस सिर्फ नीतीश कुमार का ही दिखाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार से वो कहते हैं भैया 2 लाख किट दे दो, तो वहां पे 4000 किट भेजी जाती है। ये स्थिति है, और हर चीज उन्हीं पे डाल दी गई है, जबकि बीजेपी 15 साल से उनके साथ सत्ता में है। हॉस्पिटल नहीं है, नर्सें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हर चीज़ का जिम्मेदार नीतीश कुमार है। जो साथ में बीजेपी बैठी है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जलील करने का क्या ये मौका नहीं है? केंद्र में आप बैठे हैं, आपके वहाँ मंत्री हैं, आप अच्छी सुविधा बना सकते थे, लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को डाउन करना है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पूरे प्रदेश में बाढ़ आई हो, चाहे पटना में बाढ़ आई हो, सारा ठीकरा मीडिया ने, बीजेपी ने सारा का सारा ठीकरा नीतीश कुमार के सिर पर उड़ाया। अपनी कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की, उसमें भी तमाम तरीके की आलोचना उन्हीं को झेलनी पड़ी है। इसमें सबसे दिलचस्प चीज़ जानते हैं क्या है? नीतीश कुमार को तो जलील किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, लेकिन इसमें रामविलास पासवान का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान तो पहले ही तीसरे नंबर के भाई की भूमिका में है, लेकिन नीतीश कुमार ज़रूर बड़े भाई की भूमिका में नंबर 1 की भूमिका पे हैं। और उन्होंने 2 लोकसभा सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी से 17 सीटें ले ली और 17 की 17 वो जीत गए। अब बीजेपी को लगता है कि अगर इस आदमी को डाउन नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में भी ये आदमी बड़े भाई की भूमिका में रहने की कोशिश करेगा और हमारे से अपनी मनमाफिक सीटें मांगेगा। आप सहमत हैं कि नहीं है कि बीजेपी जलील कर रही है, कि अपमानित कर रही है? अगले पहलू की तरफ चलते हैं। बिहार के रास्ते यूपी को बचाने की जुगत में लगी हुई है बीजेपी। ये पहलू भी मुझे लगता है आप काफ़ी गौर से समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव में 2019 में 303 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी, या यूं कहें बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को 2014 में 282 सीटों का था उसको भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन उसके बाद दे दनादन विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई। हरियाणा हार गई, महाराष्ट्र हार गई, झारखंड आ गई, और बीजेपी का दिल्ली में तो पहले की तरह सुपड़ा साफ हो गया। अब चुनाव होना है अक्टूबर में बिहार के अंदर, तो बीजेपी को लगता है कि अगर हम बिहार भी हार गए तो उसके बाद हमें बंगाल भी हार जाना पड़ेगा। और बिहार बंगाल हारने का मतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश भी हमारे हाथ से चला जाए। और उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य है? जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से पूरी सरकार खुद आती है, ज्यादातर उसके मंत्री, रक्षा मंत्री वहां से आते हैं। राम मंदिर बीजेपी वहां बनवा रही है, दिव्य और भव्य। तो ऐसे में बिहार को बचाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और बिहार के बाद वो बंगाल को बचाना चाहती है ताकि वो उत्तर प्रदेश में मैसेज दे सके कि देखिए हमारी जमीन इस बेल्ट में मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश में हम उसी मजबूती के साथ वापस आएंगे। क्योंकि बता दें आपको, 2014 के मुकाबले और 2019 में कंपेयर करें उत्तर प्रदेश को, तो 73 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 64 ही जीत पाई। 9 लोकसभा सीटों का उसको नुकसान हुआ। इसके अलावा 2017 से लेकर 2019 के बीच जितने भी बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव हुए उसमें तमाम में बीजेपी हारी, और इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद 11 विधानसभा सीटों पर
जब चुनाव हुआ उपचुनाव, तो उसमें भी बीजेपी को अपनी एक सीट का, यानी कि 9 में से वो 8 सीटें ही वापस आई, यानी कि उसके लिए बिहार में हारना बीजेपी के लिए यूपी में मुसीबत खड़े होना जैसा है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर बिहार में अपनी ज़मीन को मजबूत करना चाहती है। 4 राज्यों की तरह वो यहाँ पर नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार को आदित्यनाथ योगी के कंधों पे बंदूक रख के निशाना बनाया जा रहा है। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। साथ रहकर साथियों को ऐसे ही ठिकाने लगाती है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। उसका इतिहास है साहब, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, पीडीपी के साथ थे, महबूबा मुफ्ती को कैसे ठिकाने लगाया, पार्टी तक तुड़वा दी, उनकी पार्टी का एक नेता बाहर आ गया, उसने एक अलग पार्टी बना दी, उनके हाथ से जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, तमाम चीज़ें। और बाद में उनको बताने लगे कि ये क्या कर रही थी, 370 नहीं हटाने दे रही थी, ये 35 से नहीं हटाने दे रही थी, उनको अंदर डाल दिया, 35 से हटा दिया। तो उनके साथ रह के खुद को, आरएसएस को तो मजबूत कर लिया, लेकिन उनको ख़त्म कर दिया। ये उनका कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना इनके कब्जे में नहीं आ पाई, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और इनको लात मार वो चली गई एनसीपी और कांग्रेस के साथ, और वहाँ पर उन्हें सरकार बना ली। वरना इन्होंने तो उसको भी ठिकाने लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यूपी में देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर पहले साथ मिलाया 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ तक कि उनके जो पीएस थे उन तक को उठा के जेल भिजवा दिया कि साहब ये भ्रष्टाचारी पीएस है इनका। इसी तरीके से आप देखेंगे बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये कोशिश करते हैं हर जगह। इसी आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू की क्या स्थिति करी लोकसभा चुनाव में, जैसे ही उनका सुपड़ा साफ हुआ, विधानसभा चुनाव में भी वो वहाँ पे हार गए। उसके बाद क्या किया, उनके जो राज्यसभा में सांसद थे उसमें से 6 में से 4 सांसदों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये बीजेपी का पुराना चरित्र है, वो साथ मिलके ऐसे ही गेम करती है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार आदित्यनाथ योगी के फैसलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और अपनी इमेज को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या उनका हश्र जो है वो पीडीपी, उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा, या वो शिवसेना की तरह फिर से कोई करामात कर देंगे, या यूं कहें तेजस्वी यादव की तरह पलटू राम बनकर फिर से कुर्सी से चिपके रहने में कामयाब हो जाएंगे। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। इस पहलू को हम आखिरी पहलू कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों आपको सर खुजलाने पे इतना विवश करूं और क्यों साबित करने पे लगा रहूं कि साहब मेरी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी है। देखिए, मैं आपके सामने रखा हूं, देखिए क्या मिला है नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ में जाने के बाद। अब आपको बताते हैं सिस्टमेटिकली ढंग से। लोकसभा चुनाव हुआ 2014 में, 2 सीटें हुआ करती थी जेडीयू के पास लोकसभा की, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद ये फायदा हुआ कि आज उसके पास 17 लोकसभा की सीटें हैं। वरना इसके अलावा हम देखें कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं, तमाम उन्होंने बाई इलेक्शन, यानी कि उन्होंने उपचुनाव, तमाम के तमाम लोकसभा हुए हैं, विधानसभा हुए हैं, वो सब हारे हैं। इसके अलावा झारखंड भी हारा है, इसके अलावा दिल्ली भी हारे हैं, और दिल्ली में तो खुद प्रचार करने ज़मीन पर उतर गए थे, आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी ज़मीन नहीं बच पाई अमित शाह के साथ घूमने के बाद भी। और क्या हासिल किया या क्या पाया वो देख लीजिए। केंद्र सरकार में आज तक उनका कोई मंत्री नहीं है। उनको सरकार 2 मंत्रिमंडल देना चाहती थी, 2 मंत्री पद देना चाहती थी, उन्होंने वो लिए नहीं, और इसके अलावा उनको ज़्यादा मिले नहीं, यानी कि उनको वहाँ भी अंगूर खट्टे ही लगे। इसके अलावा देख लीजिए, वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना चाहते थे, बीजेपी ने आज तक नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा मंच पे खड़े होकर एक तरीके से जो और लोग हैं उनके विपक्षी, वो कहते हैं भीख मांगी नरेंद्र मोदी के साथ, और कहा कि साहब हमारी जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको नेशनल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उसको नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। ये तक लोग कहते हैं कि अपनी इमेज को डाउन करके और अपने आप को सिर्फ बिहार का नेता बना कर रख दिया है नीतीश कुमार ने। बता दें, किसी ज़माने में वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते थे और नरेंद्र मोदी के बराबर का समझते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बिहार में समेट के रख लिया है। पर बीजेपी है कि उनको बिहार में भी बराबर का नहीं रहने देना चाहती, वो कहीं साइड का नेता उनको बना के रख देना चाहती है, और इसको वो भी जान रहे हैं। लेकिन लगता है उन्हें कुर्सी का इतना लालच है, कुर्सी से चिपके रहने के लिए इतने वादी हो चुके हैं कि वो तमाम जलालत, तमाम अपमान झेलने को तैयार है। एक चीज लोगों का ये भी कहना है कि जब से बीजेपी साथ आई है तब से बिहार में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक बवाल हो रहे हैं, यानी कि बीजेपी की जमीन अच्छे से तैयार हो रही है। नीतीश कुमार उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं, यानी कि बीजेपी को बढ़ने से वो रोक पाने में असफल साबित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि उन्हें बीजेपी के साथ जाने का कोई फायदा
इसके अलावा कुछ नहीं हुआ कि वो कुर्सी से चिपके रहे लालू प्रसाद यादव से हटने के बाद भी। पर अब सुशासन बाबू को लोग कुशासन बाबू कहने लगे हैं। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, खूब लोग उनकी तारीफ में जमा के गरिया रहे हैं उनको। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। ये कुछ कोशिश थी आपके सामने रखने की। आप भी सर खुजाइए और बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।